दोस्तों हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो हम लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें सुनी होती है। जैसे प्रोसेसर को ले लें, प्रोसेसर में कोर, थ्रेड, फिर i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर के बारे में सुने रहते हैं। फिर जैसे रैम की बात करें तो हम लोग DDR1, DDR2, DDR3, फिर उसके बाद 8 GB, 16 GB, 32 GB के बारे में सुने रहते हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हम लोग मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क होता है जिसको HDD भी बोलते हैं। फिर SSD के बारे में, सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। फिर जैसे हम लोग ग्राफिक्स पोर्ट के बारे में बात करें तो उसमें VGA पोर्ट होता है, फिर हमारा HDMI पोर्ट होता है और डिस्प्ले पोर्ट होता है। इसके बारे में हम लोग बहुत सारी बातें सुने होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो आज चलिए हम लोग इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और कौन सा ज़्यादा स्पीड रहता है उसके बारे में जानेंगे और कौन सा हमारे लिए अच्छा है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं अमृत आप सभी को ज्ञान पिटारा यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और जो लोग इस चैनल में नए जुड़े हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि बगल में दिया हुआ सब्सक्राइब का बटन को जरूर प्रेस करें और बेल का आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसा कि आज के टॉपिक के हिसाब से हम लोग प्रोसेसर के बारे में, रैम के बारे में और मेमोरी ड्राइव के बारे में और डिस्प्ले पोर्ट के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहले हम प्रोसेसर की बात करते हैं। तो प्रोसेसर की बात जैसे हम लेते हैं, हमको ख्याल आता है AMD और इंटेल प्रोसेसर। तो हम लोग यहाँ पे ओनली आज इंटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम लोग इंटेल कोर के बारे में बात करते हैं तो हमको सेलेरॉन, पेंटियम, डुअल कोर, फिर उसके बाद i3, i5 और i7 के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो चलिए हम लोग एक प्रोसेसर को पहले देखते हैं। उसमें कुछ कोड्स लिखा रहता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं प्रोसेसर लिखा हुआ है, जहाँ ऊपर में एक लोगो बना हुआ है और कुछ कोड्स लिखा हुआ है। तो ऊपर जो लोगो बना है वो कंपनी का लोगो होता है। नेक्स्ट आता है उसका कंपनी का नेम। एक थर्ड पॉइंट में आता है प्रोसेसर का नंबर। फिर फोर्थ पॉइंट में आता है प्रोसेसर है उसका स्पेसिफिकेशन कोड और उसका स्पीड। फिर नेक्स्ट आता है बैच नंबर। ऐसे ही उसमें लिखा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रोसेसर है, ये इंटेल कोर का i7 प्रोसेसर है और इसका जो नंबर है 12700K प्रोसेसर है। तो दोस्तों मैं कुछ प्रोसेसर i7 का और दिखाने जा रहा हूँ, आप लोग पहले स्क्रीन में देखिए। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे नोटिस किया होगा कि ये सभी प्रोसेसर i7 के हैं, बट इनका जो प्रोसेसर नंबर है सबका अलग अलग है। दोस्तों मैं और कुछ प्रोसेसर और उनके वेरिएंट के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं i3 प्रोसेसर के कुछ वेरिएंट्स हैं, इसके और भी वेरिएंट्स हैं लेकिन मैं कुछ नाम ही बता रहा हूँ। जैसे कि कोर i3 860G, फिर कोर i3 3450U, फिर कोर i3 6750F, फिर कोर i3 11450HS, फिर कोर i3 12600AF। तो इसी तरह से और मैं i5 का भी आपको दिखा रहा हूँ और उसके बाद i7 का भी मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि एक प्रोसेसर का इतने सारे वेरिएंट्स हैं और इनके क्या क्या काम है और ये कैसे चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे चलिए हम लोग इसके नाम के और प्रोसेसर नंबर से इसका स्पीड को और इसका जनरेशन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अभी आप स्क्रीन पर एक प्रोसेसर का नाम देख पा रहे हैं, जैसे कि इंटेल कोर i7 12600KF। तो यहाँ पे दोस्तों इंटेल कोर जो है ये कंपनी का नाम है। फिर i7 ये है प्रोसेसर का नाम। फिर उसके बाद है 12, जो 12 है ये है इसका जनरेशन। तो हमारा जो जनरेशन होता है वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे ये 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। फिर 600 जो है SKU नंबर 1 है और KF जो है कि SKU नंबर 2 है। तो ये जो हमारा जनरेशन और SKU नंबर 1 है ये राइट से लेफ्ट टू पढ़ा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरेशन की पहले बात करें तो जैसे जैसे हमारा जनरेशन, जैसे फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन अच्छा रहता है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन अच्छा रहता है, फिर थर्ड जनरेशन से फोर्थ जनरेशन अच्छा रहता है। फिर इसी तरह से जितना जितना हमारा जनरेशन बढ़ते जाता है उसके हिसाब से प्रोसेसर उतना बेहतर होते जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है हमारा SKU नंबर 1 है। तो उसी जनरेशन में जैसे हम लोग यहाँ पे मान लीजिए 12 जनरेशन यहाँ पे है, तो 12 जनरेशन में भी SKU नंबर चेंज होता है। तो थोड़ा मोड़ा जो चीज होता है उसको SKU नंबर में वो चेंज करके देता है। तो जैसे जैसे हमारा SKU नंबर भी बढ़ते जाता है
उस हिसाब से हमारा जो प्रोसेसर है उतना थोड़ा स्पीड होते जाता है या बेहतर होते जाता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे SKU नंबर बढ़ा है वो उसका प्रोसेसिंग पावर भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करें SKU नंबर 2 के बारे में, तो बेसिकली इसमें 2 ही अल्फाबेट्स आते हैं जो हमें बताते हैं कि ये कौन सा सिस्टम में यानी कंप्यूटर में लगेगा। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एक लैपटॉप और एक डेस्कटॉप का दोनों का प्रोसेसर अलग अलग होता है, जिनका कि TDP वैल्यू अलग अलग रहता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक लैपटॉप का प्रोसेसर का TDP वैल्यू 15 से लेके 60 वाट तक रहता है और जो कंप्यूटर का प्रोसेसर का TDP वैल्यू हमारा 50 से लेके 200 वाट तक रहता है। हमारा जो लैपटॉप होता है दोस्तों ये कॉम्पैक्ट रहता है और इसका जो कूलिंग सिस्टम बहुत खराब रहता है। इसके लिए इसका जो प्रोसेसर लो हीट जनरेट करे और ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे, इस हिसाब से बनाया जाता है। जबकि हमारा जो डेस्कटॉप होता है उसका कूलिंग सिस्टम अच्छा होने के कारण उसका जो प्रोसेसर है उसका TDP वैल्यू बढ़ाया हुआ आता है और वो ज्यादा से ज्यादा हीट जनरेट करके ज्यादा से ज्यादा हमारा परफॉर्मेंस भी दे, उस हिसाब से उसको बनाया गया रहता है। तो दोस्तों SKU नंबर 2 के बारे में चलिए अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो इसका पहला कोड आता है G या तो फिर नील, कोई भी लेटर्स नहीं होता है। तो G जो होता है जनरल प्रोसेसर होता है। जो जनरल प्रोसेसर ये थोड़ा हल्का फुल्का रहता है और विद ग्राफिक्स कार्ड के साथ आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका के जो है अनलॉक फ्रीक्वेंसी। अनलॉक फ्रीक्वेंसी मतलब दोस्तों इसको हम लोग ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा हम लोग काम उठा सकते हैं। ये ज्यादातर गेमर्स के लिए और जो हैवी वर्क करते हैं उनके लिए ये प्रोसेसर जरूरी होता है। नेक्स्ट दोस्तों F जो आता है उसमें जो प्रोसेसर में आपका ग्राफिक्स प्रोसेसर नहीं होता है, यानी हम लोग जब भी हम लोग एक मॉनिटर लगाएंगे तो उसमें वो डिस्प्ले नहीं दिखाएगा। उसके लिए हमको अलग से एक ग्राफिक्स कार्ड लेके सिस्टम में लगाना पड़ेगा जिससे हमको डिस्प्ले आएगा। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों KF मतलब हम लोग उसको ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं, यानी वो अनलॉक फ्रीक्वेंसी का है और उसमें ग्राफिक्स कार्ड यानी ग्राफिक्स प्रोसेसर नहीं लगा है। तो ये दोस्तों हमारा बिना ग्राफिक्स वाला जो प्रोसेसर आता है ये ओनली गेमर्स के लिए या हाई एंड जो कि वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए ये सब प्रोसेसर आता है, ताकि उनको कम से कम खर्चा करना पड़े, क्योंकि वो तो पैसा ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर खर्चा ही कर रहे हैं। तो अलग से ये लोग या प्रोसेसर साथ क्यों ले। तो नेक्स्ट कोड आता है आपका U में जैसे ये मोबाइल या लैपटॉप के लिए बना होता है, ये कम टेम्परेचर में ज्यादा आउटपुट देने के लिए बना होता है। तो ये जो प्रोसेसर होता है ये जनरल प्रोसेसर होता है। U वाला जो होता है जनरल प्रोसेसर होता है और ये लॉक्ड होता है, इसको हम लोग ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों H से होता है हाई स्पीड प्रोसेसर, जो कि हम लोग इसको ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और ये गेमर्स लोगों के लिए या हाई स्पीड सिस्टम के लिए बनाया होता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों HS, ये हाई एफिशिएंट यानी कम से कम पावर यूज करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दे, उसी हिसाब से बनाया होता है। फिर दोस्तों आता है T मतलब पावर ऑप्टिमाइज्ड लाइफस्टाइल, ये बहुत ही कम पावर यूज करके आपका ज्यादा आउटपुट देने की कोशिश करता है ये प्रोसेसर। तो ये सब प्रोसेसर जो है आपका मोबाइल के लिए जो U वाला है, H वाला है, HS है या T है, ये सब हमारा मोबाइल या लैपटॉप के लिए बने होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ प्रोसेसर के और नाम के ऊपर में चलिए डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे नाम है Intel Core i7 960G। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट जनरेशन का प्रोसेसर है, जैसे कि हम लोग जानते हैं जो नाम से हम लोग जनरेशन और SKU नंबर 1 इसको हम लोग लेफ्ट से राइट को रीड करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 3 डिजिट है ये SKU नंबर 1 है और इसमें जनरेशन कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये फर्स्ट जनरेशन का ही है। और इसका जो है नंबर है 960, SKU नंबर जो है 960 है और इसका जो कोड है SKU नंबर 2 है ये G है। तो G से ये जनरल प्रोसेसर है और ये लॉक्ड है, इसको हम लोग ओवरक्लॉकिंग नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं Intel Core i7 2450U। तो यहाँ पे ये सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है, i7 का प्रोसेसर है और ये हमारा जो है 450 SKU नंबर वाला है। और ये U वाला जो प्रोसेसर है ये लैपटॉप के लिए यूज होता है, ये जनरल प्रोसेसर लॉक्ड वाला प्रोसेसर है। और नेक्स्ट जैसे देखते हैं हम लोग Core i7 3750K। तो ये दोस्तों ये i7 का थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर है और 750 का SKU नंबर है और इसका जो K है ये है अनलॉक फ्रीक्वेंसी वाला प्रोसेसर है, इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसर है, ये भी इनबिल्ट है। नेक्स्ट देखते हैं Intel Core i7 6750F। तो दोस्तों ये जो है i7 का 6th जनरेशन का आपका प्रोसेसर है
और 750 इसका SKU नंबर 1 है और F इसका SKU नंबर 2 है। तो F से दोस्तों ये है इंटेल का ये लॉक्ड प्रोसेसर है, बट इसमें आपका जो GPU यूनिट होता है मतलब ग्राफिक्स का प्रोसेसर इसमें इनबिल्ट नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए हमको कंप्यूटर में एक ग्राफिक्स कार्ड का यूज करना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटेल कोर i7 11450HS। तो दोस्तों यहाँ पे ये i7 का 11 जनरेशन का प्रोसेसर है और 450 इसका SKU नंबर है और जो अल्फाबेट है SKU अल्फाबेट है HS है। HS मतलब ये लैपटॉप के लिए है और ये पावर एफिशिएंट है और हाई परफॉर्मेंस देने वाला प्रोसेसर है। नेक्स्ट बात करते हैं इंटेल कोर i7 12600KF के बारे में। तो ये दोस्तों ये i7 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर है और इसका 600 SKU नंबर 1 है और इसका SKU नंबर 2 KF है। तो ये जो KF है ये दोस्तों एक अनलॉक फ्रीक्वेंसी यानी इसको हम लोग ओवरक्लॉकिंग कर सकते हैं और इसमें कोई ग्राफिक्स प्रोसेसर नहीं है। तो इसके लिए भी हमको एक ग्राफिक्स कार्ड अलग से कंप्यूटर में लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जाने कि जनरेशन जिसका जितना ऊपर है मतलब फर्स्ट जनरेशन से लेकर 12 जनरेशन, तो फर्स्ट जनरेशन से 12 जनरेशन बेहतर होता है। फिर उसके बाद हम लोग जनरेशन ले लिए 12 जनरेशन। 12 जनरेशन में फिर SKU नंबर 1 जिसका अच्छा है मतलब जितना बड़ा है वो उतना अच्छा प्रोसेसर है। फिर जो नेक्स्ट होता है हमारा SKU नंबर 2, ये अपने हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। आपको आपका जरूरत के हिसाब से कौन सा चाहिए आपको वो आप ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आता है इसके बाद भी आता है हमारा कोर एंड थ्रेड्स। कोर एंड थ्रेड्स से भी हमको क्या होता है प्रोसेसर का स्पीड कम बेसी होता है। तो चलिए जानते हैं कोर और थ्रेड्स क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। दोस्तों जनरली प्रोसेसर हम लोग इस तरह से देखते हैं, लेकिन दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं जो अलग अलग काम देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसमें कोर हिसाब से डिवाइड करते हैं जो कि बेसिक काम करते हैं, जो ये कुछ कॉमन ग्रुप ऑफ प्रोसेसर होते हैं। जैसा कि आप लोग डिस्प्ले में देख पा रहे हैं, एक में प्रोसेसर का कोर है, 8 थ्रेड्स हैं। उसके बाद भी इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसर लगा हुआ है। फिर इसमें जो है हमारा इनपुट आउटपुट का कंट्रोलर लगा हुआ है, फिर डिस्प्ले का कंट्रोलर लगा हुआ है, फिर इसमें कैश मेमोरी का प्रोसेसर है और मेमोरी दोनों लगा हुआ है। तो दोस्तों एक प्रोसेसर बोलने से हम लोग उसका कोर एंड थ्रेड्स को ही समझते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर ही काम हमारा जो प्रोसेसिंग का काम वो संभालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं ये प्रोसेसर कैसे बना होता है, इसका अंदर कैसा होता है, ये एक्चुअल ओरिजिनल थर्मल व्यू है। तो दोस्तों हम लोग चलिए एक डुअल कोर और एक क्वाड कोर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डुअल कोर कैसे काम करता है और क्वाड कोर कैसे काम करता है और उसका थ्रेड्स कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए एक दुकानदार है और उसके पास 2 वर्कर है और दोनों का कैपेसिटी सेम है। तो दुकानदार ने पहले एक चना का बोरी और मटर का बोरी ले आए और दोनों को बोले कि इनको छांटो। तो दोनों लड़के फुल कैपेसिटी देके अपना दोनों हाथ यूज करके उसको छांट रहे थे। फिर दुकानदार ने एक चावल का बोरी और एक गेहूं का बोरी ले आए और बोले दोनों को साथ साथ में ही छांटो। तो एक लड़का अपना एक हाथ यूज करके मटर को छांट रहा था और एक हाथ यूज करके चना को छांट रहा था और दूसरा लड़का एक हाथ यूज करके गेहूं को छांट रहा था और दूसरा हाथ यूज करके चावल को छांट रहा था। तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल से हम ले सकते हैं कि पहले केस में क्या हुआ, हमारा जो दोनों लड़के हैं वो कोर 2 कोर समझ लीजिए कोर है और जैसे है 2 काम पड़ा तो दोनों एक एक अपना डिवाइड कर लिए और अपना फुल कैपेसिटी देके उसको काम कर रहे थे। फिर जैसे काम बढ़ा तो फिर वो लोग क्या किए, अपने आप को 2 में डिवाइड कर लिए और एक एक यूज करके 2 काम करना शुरू किए। तो इसी हिसाब से जो कोर होता है हमारा, पहले जैसे कम काम हमारा जैसे 2 काम हुआ तो दोनों को अपना फुल कैपेसिटी देके काम करते रहते हैं। फिर जैसे काम बढ़ा हमारा जो कोर्स है वो वर्चुअली अपने आप को डिवाइड करके 2 थ्रेड्स में तब्दील कर लेते हैं। मतलब 2 हमारा कोर्स है तो ये 4 थ्रेड्स में अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि जो कोर्स है अगर 1 थ्रेड रहता है तो वो अपना फुल परफॉर्मेंस देता है, अगर 2 थ्रेड रहता है तो उसका जो परफॉर्मेंस होता है आधा आधा हो जाता है। मतलब जो 4 थ्रेड बनता है तो उसका जो पावर होता है वो घट जाता है। दोस्तों नेक्स्ट केस लेते हैं हमारा क्वाड कोर के ऊपर में। यहाँ पे जैसे क्वाड कोर में हमारा 4 कोर होते हैं और 8 थ्रेड्स होते हैं। तो यहाँ जैसे हमारा 4 काम है तो इसका 4 कोर होने की वजह से ये चारों में एक एक करके काम डिवाइड कर देगा। तो ये आसानी से अच्छा से अपना परफॉर्मेंस देके पूरा काम जल्दी से जल्दी निकाल लेगा। और अगर इससे 4 से हम लोग अगर ज्यादा काम देते हैं तो
तो जैसे हम लोग मान लीजिए 8 काम दिए, तो ये क्या होगा, फिर अपने आप को जो एक कोर है डबल में डिवाइड करके 2-2 थ्रेड बनाएंगे और उसके हिसाब से फिर काम अपना डिवाइड करके वो काम करना शुरू करेंगे। तो इसमें दोस्तों इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। अगर फिर हम उसका काम बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग 8 काम से उसके बाद 9 या 10 काम उसको देते हैं, या 8 काम में ही 2-3 तो हैवी काम हम लोग, जैसे हम लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग का रेंडरिंग दे दिए, फिर फोटोशॉप का काम कर रहे हैं, फोटोशॉप का कुछ काम दे दिए। ऐसे बड़ा बड़ा हैवी काम अगर देते हैं, ये बड़ा बड़ा कॉपी फाइल्स को कॉपी करने के लिए देती है। तो इस टाइम से क्या होता है, वो जो हमारा कोर है वो कोर के ऊपर में लोड पड़ना शुरू होता है। तो इस टाइम में क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा लैग करता है और स्लो चलता है। दोस्तों नेक्स्ट जानने वाली बात है कि हमारा जो कोर्स होता है जनरली उसके लिए 2 ही थ्रेड्स होते हैं। हमारा जो घर के लिए यूज होता है या ऑफिस के लिए यूज होता है, जो कंप्यूटर यूज होता है या गेमिंग पीसी, जो जनरल यूज हम लोग करते हैं, एक सिंगल कोर के लिए 2 ही थ्रेड्स रहता है। चलिए कुछ प्रोसेसर के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डुअल कोर। डुअल कोर मतलब होता है हमारा 2 कोर, जिस प्रोसेसर में 2 कोर होता है और 2 से 4 थ्रेड्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वाड कोर। क्वाड कोर में दोस्तों 4 कोर्स होता है और 4 से 8 थ्रेड्स होते हैं। फिर दोस्तों आता है हमारा हेक्सा कोर। हेक्सा कोर में दोस्तों 6 कोर्स होते हैं और फिर उसमें 6 से लेके 12 थ्रेड्स आते हैं। फिर दोस्तों होता है ऑक्टा कोर, और ऑक्टा कोर में दोस्तों आता है हमारा 8 कोर्स और 8 से लेके 16 थ्रेड्स तक आता है। तो ऐसे ग्रेजुअली वो बढ़ते जाता है। दोस्तों यहाँ जानने वाली बात है, सभी प्रोसेसर में 2 थ्रेड कंपलसरी नहीं होता है। किसी किसी में 1 थ्रेड आता है, किसी किसी में 2 थ्रेड आता है। कंपनी उसको रेट के हिसाब से कम बेसी करके बनाते रहता है। दोस्तों और एक जानने वाली बात है कि हमारा जो हाई एंड प्रोसेसर आते हैं, जो कि हमारे सर्वर्स के लिए यूज होते हैं, उसमें 1 कोर के पीछे में ज्यादा थ्रेड्स भी बनते हैं, जो कि हमारे जनरल प्रोसेसर में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, जैसे कि Xeon Phi 7235, ये जो प्रोसेसर है इसका कोर 64 नंबर्स होते हैं और इसका थ्रेड जो है 256 नंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है Xeon Phi 7295, इसका दोस्तों कोर 72 नंबर्स है और थ्रेड्स 288 नंबर्स आते हैं। चलिए दोस्तों मैं एक कंपैरिजन के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा प्रोसेसर ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। देखिए यहाँ पे 2 प्रोसेसर हमारे पास में है। जैसे एक जो है क्वाड कोर प्रोसेसर है जिसका 8 थ्रेड्स है, और दूसरा जो प्रोसेसर है वो हेक्सा कोर प्रोसेसर है, मतलब 6 कोर है इसमें और इसमें 6 ही थ्रेड है। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर परफॉर्मेंस देगा, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों चलिए मान लेते हैं कि हम दोनों प्रोसेसर को समान टाइप का काम देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ बड़ा काम देते हैं, कुछ छोटा काम देते हैं। कि एक वीडियो रेंडरिंग का काम लगा देते हैं और कुछ वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चला देते हैं और फिर गाना सुनते हैं, फिर एक्सेल का फाइल खोल लेते हैं, फिर वर्ड का फाइल खोल लेते हैं, एक तो पेंट का फाइल भी खोल लेते हैं। यानी ऐसे 6 टाइप का हम लोग काम उसको दे दिए। तो यहाँ पे जो पहला प्रोसेसर है हमारा, जो क्वाड कोर प्रोसेसर है, वो क्या करेगा, अपने आप को, उसका थ्रेडिंग है 8 है, तो क्या करेगा, अपने आप को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ पे उसका जो कोर का जो पावर है ये आधा हो गया, यानी डिवाइड हो गया तो आधा हो गया। तो ये क्या होगा, जैसे काम करते जाएगा और जहाँ पे हैवी काम हो गया उसको, वो क्या होगा, लैग करना शुरू करेगा और स्लो हो जाएगा। उसी केस में यहाँ पे जो है हमारा हेक्सा कोर है, यहाँ पे 6 प्रोसेसर है और 6 थ्रेड है, इसका डबल थ्रेड्स नहीं है। तो ये क्या करेगा, इससे ज्यादा आउटपुट देने का, ये तो डिवाइड नहीं हो सकता, ये उससे को मैनेज करके क्या करेगा, सभी काम करेगा, ये भी लैग करेगा, लेकिन ये आउटपुट से ज्यादा, क्योंकि वो अपना फुल परफॉर्मेंस में ही काम करेगा। ये जो कोर है 6 कोर है और 6 हो क्या करेगा, अपना फुल परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ क्या हो रहा है, जो हमारा क्वाड कोर है यहाँ पे उसका परफॉर्मेंस आधा हो जा रहा है, और यहाँ पे जो हमारा हेक्सा कोर है यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो परफॉर्मेंस है फुल परफॉर्मेंस है, तो ये आपका आउटपुट ज्यादा देगा। तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, हेक्सा कोर हमारा जो कोर 6 है और थ्रेड 6 है, ये आपका अच्छा परफॉर्मेंस देगा। टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों आपको मालूम है कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड इशू हुए हैं? अगर नहीं मालूम तो मैं बताने जा रहा हूँ ट्रिक्स। तो गूगल क्रोम पर ये वाला साइट को खोल लें और उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP का रिक्वेस्ट डालें। जैसे OTP डालेंगे, बूम, आपके नाम पर जितना सारा सिम इशू हुआ होगा उसमें दिखा देगा। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कौन कौन सा सिम इशू है। अगर कोई सा नंबर आपके पास में अवेलेबल नहीं है तो उस नंबर पर टिक करें और दिस इज नॉट माई नंबर में क्लिक करें और रिपोर्ट कर दें, तो वो नंबर अपने आप बंद हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। दोस्तों रैम की जरूरत क्यों पड़ती है?
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो प्रोसेसर होता है बहुत फास्ट वर्किंग करता है और हमारा जो मेमोरी डिवाइस है जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ ये बहुत स्लो चलती है। तो डायरेक्टली हमारा जो हार्ड डिस्क है उससे प्रोसेसर में डाटा जो आदान प्रदान होता है वो स्लो हो जाता है, जिससे कि हमारा प्रोसेसर काम नहीं कर पाता। तो इसी के लिए हमारे यहाँ पे रैम को हम लोग यूज करते हैं। रैम जो होता है वो बहुत ही फास्ट मेमोरी होता है और बहुत ही वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल बोलने से जैसे कि हमारा लाइन चला गया तो उसमें जो भी मेमोरी रहेगा वो साफ हो जाता है, मतलब क्लीन हो जाता है और हमारा वो डाटा नहीं मिलता है। पर हमारा हार्ड डिस्क में जो भी डाटा स्टोर रहता है वो परमानेंट रहता है, हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई फाइल खोलते हैं तो वो क्या होता है, हार्ड डिस्क से उठ के हमारा रैम में चले आता है और रैम से ही हमारा जो भी हम लोग डाटा ये करते हैं कि कंप्यूट करते हैं वो रैम से ही प्रोसेसर में आता है, फिर प्रोसेसर से रैम में ही आता है। तो हम लोग जब तक सेव नहीं डालते हैं वो हार्ड डिस्क में रिटर्न नहीं जाता है। तो हमको इसीलिए बार बार डाटा को सेव करना पड़ता है। जैसे ही सेव करते हैं वहाँ रैम से फिर वो उठ के हमारा हार्ड ड्राइव में चले जाता है। तो इसीलिए हमारा रैम का यूज होता है। वो फास्ट मेमोरी होने के कारण में हमारा जो है वो हार्ड डिस्क और हमारा जो प्रोसेसर है उसके बीच में वो रह के तालमेल बिठा पाता है। फिर दोस्तों हम लोग जैसे ही रैम के बारे में बात करते हैं तो हमारे ख्याल में आता है 4GB, 8GB, 16GB, 32GB ऐसे करके वेरिएंट्स में आता है। नेक्स्ट फिर DDR आता है, DDR2 आता है, DDR3 आता है, DDR4 आता है, इस तरह से आता है। बट हमको और बहुत सारा चीज मालूम नहीं है तो उसके बारे में चलिए जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये DDR1 का कुछ वेरिएंट्स है, DDR2 का कुछ वेरिएंट्स है, DDR3 का कुछ वेरिएंट्स है, DDR4 का कुछ वेरिएंट्स है और DDR5 का कुछ वेरिएंट्स है। जैसे DDR1 का यहाँ पे 4 वेरिएंट्स दिया गया है, DDR200, DDR266, DDR333 और DDR400। तो जैसे जैसे इसका नंबर बढ़ रहा है आप देख पा रहे हैं इसका जो है ट्रांसफर रेट भी बढ़ रहा है। जैसे DDR200 का 1600 MBPS का इसका ट्रांसफर रेट है। ये DDR266 का जो है इसका 2100 MBPS का ट्रांसफर रेट है। फिर उसी तरह से DDR333 का 2700 MBPS का इसका ट्रांसफर रेट है। फिर DDR400 का जो है 3200 MBPS का ट्रांसफर रेट है और इसका जो काम करने का क्लॉक रेट है इसका ये अंडर 100 मेगाहर्ट्ज का आता है। मतलब ये बहुत ही स्लो जो रैम है बहुत ही स्लो रहता है। नेक्स्ट दोस्तों आता है DDR2। ये थोड़ा सा DDR1 से एडवांस है। तो इसका जैसे आप देख पा रहे हैं DDR2 का हमारे पास है 5 वेरिएंट्स और ये है DDR2 400 जो कि 3200 MBPS में चलता है। फिर DDR533 जो कि 4266 MBPS में चलता है और फिर DDR2667 जो कि 5333 MBPS ट्रांसफर रेट उसका है। फिर DDR2800 6400 MBPS उसका ट्रांसफर रेट है। फिर DDR21066 जो है इसका 8533 MBPS का ट्रांसफर रेट है और इसका क्लॉक रेट जो है 100 से 266 मेगाहर्ट्ज, मतलब ये थोड़ा सा एडवांस है। DDR1 से बहुत ही फास्ट चलता है और जैसे ही इसका आप नाम देख पा रहे हैं, नाम में जैसे जैसे ये बढ़ते जा रहा है नाम उसका ट्रांसफर रेट भी बढ़ते जा रहा है। दोस्तों इसी तरह से बाकी सभी रैम आते हैं। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं एक रैम के बारे में कि हम उसको खाली नाम लेते हैं और उसका कौन सा DDR है वो नाम लेते हैं। जैसे कि DDR4 का 8GB रैम हुआ कि DDR3 का 16GB रैम हुआ, तो हम लोग ऐसे जानते हैं। लेकिन हम लोग इसका पूरा नाम नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार हमको ठग देते हैं। जैसे हमको एक लोअर रेंज का रैम पकड़ा के हायर रेंज का पैसा भी ले जाते हैं। दोस्तों जब भी आप रैम खरीदने जाएं तो उसका वर्जन और उसका नंबर जरूर चेक कर लें। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 512 MB का DDR1 का रैम हम लोग खरीदने जा रहे हैं। इसका नंबर है हमारा 400, मतलब ये है इसका जो MBPS है ये 3200 है। तो इसका दूसरा भी नाम आता है 512 PC400 और उसका और नाम आता है 512 PR400। मतलब तीनों ही रैम एक ही 512 MB का और DDR1 है और उसका जो नंबर है वो 400 है, मतलब उसका स्पीड है 3200 MBPS। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं 4GB DDR2 1066। तो इसका भी दूसरा नाम आता है 4GB PC2 1066 और तीसरा नाम इसका आता है 4GB PR 1066। तो इसका मतलब हमारा हो गया हम लोग एक 4GB का रैम लेने जा रहे हैं जो DDR2 है और जिसका नंबर है 1066 और इसका जो
स्पीड है ये 8533 MBPS का है। उसी तरह हम लोग अगर तीसरा वाला रैम देखें तो 8GB DDR3 1600 है। तो इसका दूसरा नाम आता है 8GB PC3 1600 और इसका मीन हमारा क्या हो गया, हम लोग 8GB का एक रैम ले रहे हैं जो DDR3 का है और उसका नंबर है 1600 और इसका जो स्पीड है ये 12800 MBPS का स्पीड है। तो उसी तरह से आप मार्केट में जरूर चेक कीजिए और आपको जो बेहतर लग रहा है वो वाला रैम आप लीजिए। फिर मैंने तो ऊपर में आपको चार्ट दे दिया है, उस चार्ट से देख के आप उसका स्पीड भी अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट रैम के केस में और एक चीज देखना होता है कि वो डुअल चैनल है या सिंगल चैनल है। मतलब कि हम लोग मदरबोर्ड में अगर हमारा ऑप्शन है कि 2 रैम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग अगर 2 रैम लगा रहे हैं तो अगर वो सिंगल चैनल है तो स्लो चलेगा, दो रैम लगाने के बावजूद भी वो स्लो चलेगा। अगर डुअल चैनल है तो वो फास्ट चलेगा। तो इसको इस तरह से समझते हैं। आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेरे पास 2 ठो पानी का टंकी है और जो पानी टंकी है एक टंकी में पानी गिर रहा है और जैसे ही वो टंकी फुल होगा फिर उसके बाद में क्या होगा, वो दूसरे टंकी में पानी गिरेगा। तो इसी तरह वो सिंगल चैनल में क्या होता है, एक ही पाथ होता है। तो जो डाटा मूव करता है वो पहला रैम को फुल करेगा, फिर उसके बाद जाके वो दूसरा रैम के पास में जाएगा, पहुंचेगा। तो इस तरह से क्या होता है, 2 रैम लगाने के बावजूद भी हमारा क्या सिंगल रास्ते होने की वजह से वो डाटा जो ट्रांसफर रेट घट जाता है और जो रैम है फुल वर्क नहीं कर पाता है और वो स्लो चलता है। उसी जगह पर हम लोग जैसे देख सकते हैं कि हमारे पास 2 टंकी है और जो टैप है वो 2 जगह खुला हुआ है, नल जो है 2 जगह खुला हुआ है और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही साथ पानी भर रहा है। उसी तरह से हमारा डुअल चैनल रैम होता है, उसका 2 पाथ रहता है, प्रोसेसर जो 2 पाथ रहता है। तो जो डाटा होता है वो डिवाइडेड होकर 2 पार्ट होकर दोनों रैम के पास में पहुंचता है और दोनों का प्रोसेसिंग बहुत ही स्पीड होता है और इसी तरह से हमारा पीसी का प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाता है। तो इसमें ये भी देखने वाली बात होती है कि हमारा जो मदरबोर्ड है वो डुअल चैनल रैम सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हमारा मदरबोर्ड डुअल चैनल सपोर्ट करता है तभी जाके हम लोग 2 रैम लगा के पीसी का स्पीड बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपका मदरबोर्ड DDR4 रैम को सपोर्ट करता है तो आप उसमें DDR3 या DDR5 या DDR2 कोई सा भी रैम उसमें नहीं लगा सकते। और अगर आपका मदरबोर्ड DDR3 को सपोर्ट करता है तो तब भी आप DDR4 या DDR5 या DDR2 या DDR मतलब रैम उसमें लगा नहीं सकते। तो दोस्तों जब भी आप रैम खरीदने जाएं तो इस बात को जरूर नोटिस करें कि आपका मदरबोर्ड कौन सा रैम को सपोर्ट करता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज के बारे में। अगर हम मेमोरी की बात करें तो हमारे पास कैश मेमोरी और ऑक्टल मेमोरी आता है। फिर नेक्स्ट हम लोग अगर स्टोरेज की बात करें तो हमारे पास में आता है HDD और SSD, फिर उसके बाद आता है NVMe, फिर उसके बाद आता है PCIe M.2 वाला हमारे पास स्टोरेज आता है। तो हम लोग कैश मेमोरी के बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत छोटा सा मेमोरी होता है, ये 2 MB से लेके 64 MB तक होता है और ये हमारे प्रोसेसर में, हार्ड डिस्क में, फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव में और हमारा CD ड्राइव में, इस सब में पाया जाता है। दोस्तों ये यूज क्यों होता है, ये कॉमनली हम लोग जो चीजें यूज करते हैं छोटा छोटा डाटा उसको वो सेव करके रख लेता है ताकि उसको कम से कम सर्च करना पड़े। जैसे मान लीजिए हम लोग मोबाइल में जैसे मैसेज टाइप करते हैं, हम लोग 1-2 ही लेटर टाइप किए रहते हैं, देखते हैं वो आपको सजेशन दे देता है। तो उसको कैसे मालूम चलता है कि ये वाला चीज आप टाइप करने वाले हैं। तो वो क्या करता है, हम लोग जो चीज रिपीटेडली यूज करते हैं उसको क्या करता है वो कैश मेमोरी में रख लेता है और वहां से संगे संग उसको रिट्राइव करके दे देता है। इसीलिए वो आपको सजेशन इजीली दे पाता है। उसी तरह से आप कंप्यूटर में हुआ, किसी में हुआ, वो जो रेगुलर यूज करते हैं उसका छोटा छोटा पार्ट, जो छोटा छोटा डाटा है उसको वो कैश मेमोरी में रख लेता है। उसी तरह अब हम लोग लेते हैं हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क और रैम के बीच में जो आदान प्रदान होता है तो उसमें कुछ टाइम टेकिंग लगता है। तो वो क्या करता है, वहाँ पे कैश मेमोरी रहता है, वो कैश मेमोरी में उसको पहले डाल देता है और वहाँ पे से वो क्या होता है हार्ड डिस्क में अपना सेव करते रहता है और फिर अगर देना होता है तो कैश मेमोरी से फिर रैम को देते रहता है। तो क्या होता है, हमारा जो प्रोसेस होता है वो स्मूथली चलता है और फास्ट होके चलता है। तो दोस्तों ये था कैश मेमोरी। अब ऑक्टल मेमोरी क्या है, तो ऑक्टल मेमोरी में क्या होता है, वो भी कैश मेमोरी की तरह होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये हार्ड डिस्क और हमारा जो रैम उसके बीच में रहता है। तो हार्ड डिस्क से रैम में जो डाटा रिट्राइव होता है वो बहुत ही स्लो रहता है। तो उसको फास्ट करने के लिए क्या क्या यहाँ पे हम लोग ऑक्टल मेमोरी लगा दिए।
अब हम लोग जो रिपीटेड फाइल्स खोलते हैं तो वो क्या करता है, उसको या कोई प्रोग्राम खोलते हैं तो उसको क्या करता है, वो ऑप्टेन मेमोरी में परमानेंटली रख देता है। जैसे ही हम लोग ये करते हैं, जो ऑप्टेन मेमोरी तो बहुत फास्ट होता है, तो हम लोग जैसे भी वो फाइल को खोलना चाहते हैं तो वो ऑप्टेन मेमोरी से उसको लेके फटाक से खोल देता है, और ये काम करने के बाद फिर हम जो जैसे सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में धीरे धीरे सेव करते रहता है। तो हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम होता है बहुत ही कम हो जाता है। जो रेगुलरली हम लोग यूज करते हैं जो फाइल्स, जो प्रोग्राम, उसको वो क्या करता है, ऑप्टेन मेमोरी में रखता है, और इससे हमारा जो प्रोसेसर है वो फास्ट चलता है, प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होती है। तो दोस्तों अभी आ गया है सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब SSD। तो जिसके पास में SSD है उसको ऑप्टेन मेमोरी की जरूरत बहुत ही ना के बराबर पड़ती है या नहीं पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये पुराना सिस्टम होता है हमारा जिसमें हार्ड डिस्क लगा होता है, तो वहाँ पे ये ऑप्टेन मेमोरी बहुत ही फायदेमंद होता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में। तो दोस्तों ये दो वेरिएंट में आता है, जैसे 3.5 इंच और 2.5 इंच में। तो 3.5 इंच में भी दो टाइप का आता है, जैसे कि पाटा HDD यानी पैरेलल पोर्ट हार्ड डिस्क ड्राइव, और साटा पोर्ट यानी सीरियल पोर्ट हार्ड डिस्क ड्राइव। तो दोस्तों जो पाटा पोर्ट होता है वो बहुत ही चौड़ा आता था, वो पुराना सिस्टम में यूज होता था, और जो साटा ड्राइव है ये बहुत पतला पिन आता है, और ये जो लेटेस्ट वर्जन है नया सिस्टम में यूज होता था। तो ये जो हमारा पैरेलल पोर्ट है ये थोड़ा साटा पोर्ट से स्लो चलता था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 2.5 इंच वाला HDD के बारे में। तो दोस्तों ये भी आता है हमारा साटा पोर्ट में। दोस्तों ये जो 3.5 इंच वाला हमारा जो हार्ड डिस्क है, हम इसको केवल डेस्कटॉप में ही यूज कर सकते हैं, और ये जो हमारा 2.5 इंच वाला जो हार्ड डिस्क है इसको हम लोग लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं और डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों रीड एंड राइट का स्पीड देखते हैं। तो ये जो हमारा साटा पोर्ट है ये 600 MBPS की स्पीड पर रीड एंड राइट कर सकता है, जबकि हमारा जो पाटा पोर्ट वाला जो हार्ड डिस्क आता था ये 150 यानी 150 MBPS की स्पीड पर रीड एंड राइट कर पाता था। नेक्स्ट आता है दोस्तों इसका जो RPM। तो जो हार्ड डिस्क का स्पीड होता है दो टाइप से देखा जाता है, हमारा RPM और हमारा रीड राइट स्पीड, यानी जो हेड हमारा रीड राइट करता है उसके ऊपर में है, और इसका जो स्पीड रिवॉल्विंग स्पीड, इसका जितना रिवॉल्विंग स्पीड होता है वो उतना ही अच्छा रीड एंड राइट कर पाता है। तो जो हमारा रिवॉल्विंग स्पीड होता है दोस्तों 5400 से 7500 तक RPM वाला सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर नेक्स्ट ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है दोस्तों 12 TB तक मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। फिर दोस्तों ये जो होता है हमारा SSD से बहुत ही चीपर पड़ता है। फिर नेक्स्ट इसका दोस्तों क्या गड़बड़ी इसमें होती है ये देखते हैं। तो इसका दोस्तों मैकेनिकल पार्ट होता है, रिवॉल्विंग पार्ट होता है, घूमता रहता है, उसका जो हमारा जो डिस्क होता है वो घूमते रहता है, उसका जो हेड होता है वो मूविंग करता है। तो क्या होता है कभी गिर गया या जो बहुत पुराना हो गया तो उसका हेड क्या होता है खराब हो जाता है, या स्पिनिंग उसका जो होता है वो रुक जाता है, या स्क्रैचेस आ जाने से उसका हमारा जो डाटा है वो लॉस हो जाता है। तो दोस्तों इसका मैकेनिकल पार्ट होने की वजह से ये खराब होने के चांसेस भी इसके ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ये अगर ज्यादा टाइम लॉन्ग टाइम हम लोग यूज करते हैं, ज्यादा रीड राइट करते हैं तो ये हीटिंग होता है, इसका हीटिंग का प्रॉब्लम भी आता है। नेक्स्ट दोस्तों बातें करते हैं SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव के बारे में। तो दोस्तों सॉलिड स्टेट ड्राइव में भी 3 वेरिएंट आता है जो मोस्टली यूज होता है। तो पहला आता है SATA SSD, फिर उसके बाद आता है NVMe SSD, फिर उसके बाद PCIe M.2 SSD। तो जो पहला है हमारा ये हमारा जो पुराना लैपटॉप है या पुराना डेस्कटॉप है उसके लिए इसको बनाया गया है। ये क्या है, इसमें साटा पोर्ट होता है, वो हार्ड डिस्क का हमारा 2.5 इंच के साइज का आता है। इसको हम लोग किसी भी पुराने लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा के उसका स्पीड को हम लोग बढ़ा सकते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं NVMe जो है इसके लिए स्पेशल एक पोर्ट चाहिए होता है, और जो जिसमें वो पोर्ट अगर नहीं है तो हम उसमें उसको लगा नहीं सकते हैं। तो ये जो है नया सिस्टम में अभी NVMe का पोर्ट आता है और उसमें हम लोग ये वाला SSD हम लोग लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों PCIe M.2 जो है ये है होता है हमारा सभी डेस्कटॉप में, ये हम लोग लैपटॉप में लगा नहीं सकते हैं, इसको सभी डेस्कटॉप में हम लोग लगा सकते हैं। तो ये क्या होता है जो SATA SSD है उससे ये थोड़ा फास्ट चलता है और ये आसानी से डेस्कटॉप में लग जाता है। और स्पेसिफिकेशन बारे में अगर बात करें तो हमारा जो SATA SSD है उसका 1 Gbps रीड राइट स्पीड है,
और NVMe का 7500 Mbps का है और PCIe का है 6000 Mbps का रीड स्पीड रहता है। फिर साइज में देखें तो ये जो हमारा SATA SSD है ये 2.5 इंच का रहता है और ये जो हमारा NVMe है ये सबसे छोटा साइज का आता है। फिर जो हमारा PCL है ये थोड़ा बल्कि आता है दोनों के कंपेयर में। फिर ये कहाँ यूज हो पाते हैं, जैसे SSD है हमारा लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं हम लोग और डेस्कटॉप में भी यूज कर सकते हैं। ये पुराने से पुराने सिस्टम में भी हमारा लग जाएगा, इसमें SATA पोर्ट हो। NVMe को बात करें तो ये ओनली नए लैपटॉप में या तो डेस्कटॉप में लग सकता है और PCL की बात करें तो ये किसी भी डेस्कटॉप में, ओनली डेस्कटॉप में ही लग सकता है। फिर टोटल SSD के बारे में बात करें तो जो जितना भी SSD आते हैं ये हार्ड डिस्क ड्राइव से बहुत ही हल्के होते हैं। जितने भी SSD हैं रीड एंड राइट के मामले में हार्ड डिस्क से बहुत ही आगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो फाइल्स हैं या एप्लीकेशंस हैं बहुत ही जल्दी वो हमारा जो PC में जल्दी से खुल जाते हैं या हम लोग जल्दी से एक्सेस कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट देखें तो हार्ड डिस्क जैसे उसमें कोई सा मूविंग पार्ट्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही सेफ रहते हैं। इसकी दोस्तों एक खराबी है, ये हार्ड डिस्क के मुकाबले बहुत ही ज्यादा यानी 3 गुना ज्यादा रेट पड़ता है। और दूसरा दोस्तों अगर कभी ये खराब होता है और हम लोग इसमें डाटा रिकवरी करते हैं तो डाटा रिकवरी प्रोसेस जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और डाटा रिकवरी करना बहुत ही कठिन होता है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले पोर्ट के बारे में। तो डिस्प्ले पोर्ट जो होता है हमारा मदरबोर्ड में होता है, जैसे कि हमारा HDMI हो गया, VGA पोर्ट हो गया, डिस्प्ले पोर्ट हो गया, फिर DVI पोर्ट हो गया, ये सब हमारा मदरबोर्ड में होता है, जिससे हमारा आउटपुट निकलता है और हमारा जो मॉनिटर उसमें अटैच होता है और हम लोग उसका जो डिस्प्ले हम लोग देख पाते हैं। तो ये पोर्ट भी हमारा जो तरह तरह की आती है। तो अभी हम लोग सब सीरियल वाइज डिस्प्ले पोर्ट के बारे में बात करेंगे। पहले जो स्टार्टिंग में आया हमारा कंपोजिट वीडियो वाला पोर्ट आया, जो आजकल पुराना टीवी में सब देता है। तो ये जो है गोल गोल टाइप का आता था और बहुत ही स्लो चलता था, तो ये बहुत ही आउटडेटेड जल्दी हो गया। उसके बाद आया हमारा VGA पोर्ट, वीडियो ग्राफिक्स एरे वाला पोर्ट आया। तो इसको IBM ने 1987 में बनाया था। फिर ये 15 पिन का पोर्ट आता है और ये बहुत ही पॉपुलर हुआ, जो आज तक भी चलते आ रहा है। बट दोस्तों अभी बहुत ही एडवांस पोर्ट आ गया है, तो यह धीरे धीरे उठने लग गया है। ये पुराने मदरबोर्ड्स में अभी देखने को मिलता है, नया में इसको उठाते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये ओनली एनालॉग सिग्नल को सपोर्ट करता था और जो डिजिटल सिग्नल बाद में आया वो उसको सपोर्ट नहीं करता था और ये ऑडियो सिग्नल को भी सपोर्ट नहीं करता था। ये जो पोर्ट है इसमें हम लोग अगर ये खाली पोर्ट लगाएंगे तो हमारा जो साउंड है, साउंड सिस्टम नहीं काम करता। फिर दोस्तों ये जो है लंबा तार अगर हम लोग लेते हैं तो इसका जो सिग्नल में बहुत ही बाधा होता था और जो हमारा डिस्प्ले है वो क्लियरली नहीं आता था। तो इसमें बहुत सारा खराबी था, तो उसके जगह पे फिर डेवलप हुआ हमारा S-Video पोर्ट। S-Video पोर्ट कॉम्पैक्ट था, फिर भी ये थोड़ा मार्केट में उतना अच्छा नहीं काम किया, इसलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों आया हमारा DVI पोर्ट, डिजिटल विजुअल इंटरफेस। दोस्तों इसको भी IBM ने डेवलप किया था 1999 में और दोस्तों ये एनालॉग सिग्नल को भी सपोर्ट करता था और हमारा जो डिजिटल वीडियो सिग्नल को, ओनली वीडियो सिग्नल को सपोर्ट करता था, ये साउंड सिग्नल को सपोर्ट नहीं करता था। तो दोस्तों इसका भी बाद में एक वेरिएंट आना शुरू हुआ, जैसे कि DVI-T, DVI-I, DVI-A। इसके बारे में क्योंकि ये अभी आउटडेटेड होने लग गया है तो इसके बारे में हम लोग ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। फिर भी मैं मोटा मोटी एक ठो आपको डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ कि इसका कैसा कैसा पैटर्न आया है। फिर नेक्स्ट दोस्तों HDMI पोर्ट आया, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ, जो जिसको हम लोग हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस भी बोलते हैं। दोस्तों HDMI पोर्ट को 7 कंपनियों मिलकर 2002 में बनाए थे और दोस्तों ये डिजिटल अनकम्प्रेस्ड वीडियो सिग्नल को सपोर्ट करता है और कंप्रेस्ड और अनकम्प्रेस्ड ऑडियो सिग्नल को सपोर्ट करता है। और ये जो VGA पोर्ट था उससे ये बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता था और इसमें अगर लंबा तार हम लोग ले आए भी तो सिग्नल का कोई गड़बड़ी नहीं होता था। और दोस्तों ये 4K तक का वीडियो को सपोर्ट करता है। और दोस्तों इसका जो HDMI 1 दो वेरिएंट इसका है, HDMI 1 है और HDMI 2 है। तो HDMI 1 है ये 10 Gbps पर सेकंड में डाटा को ट्रांसफर कर पाता है और HDMI 2 जो है 18 Gbps डाटा को ट्रांसफर कर पाता है। मतलब ये जो डाटा है हमारा है दोनों को मिला के
एक ही तार में छोड़ दिया जाता है और फिर वहां से वो डिकोडर होता है, वो डिकोड करके उसको ले लेता है। तो एक ही सिग्नल में दोनों जो ऑडियो और वीडियो है चले जाता है। ये बहुत फास्ट होने के कारण में इसमें कोई त्रुटि नहीं होता है और सिग्नल बहुत भी बढ़िया और साउंड क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होता है। फिर इसका दोस्तों वेरिएंट आना शुरू हुआ। तो इसका जो वेरिएंट्स है HDMI A है, फिर HDMI C है और HDMI D है। जो HDMI C है ये इसको मिनी पोर्ट भी बुलाया जाता है और HDMI D को माइक्रो पोर्ट भी बुलाया जाता है। जो HDMI A है ये जनरल जो सबसे बड़ा साइज का पोर्ट है वो होता है, वो टीवी होता है, कंप्यूटर में लगा होता है। फिर हमारा जो HDMI C है यानी मिनी है, ये हमारा PC में कैमरा में लगा होता है। और HDMI D जो मैक्रो है ये मोबाइल फोन में और PC में भी अभी जो नया लैपटॉप आ रहा है उसमें आता है। फिर दोस्तों हमारा आया USB-C, थंडरबोल्ट और डिस्प्ले पोर्ट। तो ये तीनों ही बहुत ही फास्ट पोर्ट्स हैं। अभी इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। USB Type-C का जो स्पीड है ये 20 Gbps तक डाटा को सेंड कर सकता है और ये जो थंडरबोल्ट है ये 40 Gbps तक डाटा को सेंड कर सकता है। और हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट है अप टू 77 Gbps तक डाटा को सेव कर पाता है। और डिजिटल सिग्नल की बात करें तो तीनों ही ऑडियो और वीडियो का डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों वीडियो सपोर्ट। तो वीडियो सपोर्ट में USB-C है 4K तक का वीडियो को सपोर्ट करता है और जो हमारा थंडरबोल्ट है ये 4K से लेके 8K तक का वीडियो को सपोर्ट करता है। और हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट अभी जो नया निकला है ये भी 4K से 8K का वीडियो को सपोर्ट करता है। फिर रिफ्रेश रेट के बारे में बात करें तो ये जो हमारा USB Type-C है ये 98 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और हमारा थंडरबोल्ट जो है 144 हर्ट्ज तक का रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है और हमारा जो डिस्प्ले पोर्ट है ये 144 हर्ट्ज तक को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इन तीनों के बारे में जो भी मैं बात बताई, इसका जो इन तीनों का पोर्ट है अलग अलग वर्जन में आता है। तो सभी वर्जन में उनका जो स्पेसिफिकेशन है ये अलग अलग होता है। मतलब जैसे जैसे उनका वर्जन बढ़ता गया है उनका जो स्पीड है वो भी बढ़ते गया है। तो लोअर वर्जन में आपको लोअर स्पीड मिलेगा और हायर वर्जन में दोस्तों हायर स्पीड मिलेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक्स कार्ड क्या करता है दोस्तों, हमारा जो इमेज प्रोसेसिंग है, डिस्प्ले के लिए जो इमेज प्रोसेसिंग करता है, हमारा जो मेन प्रोसेसर करता है, तो उसका जो वो सारा लोड है वो खुद ही उठा लेता है। हमारा जितना अच्छा ग्राफिक्स कार्ड रहेगा वो उतना स्पीड से हमारा इमेज प्रोसेसिंग कर सकता है और उतना अच्छा हमको डिस्प्ले दे सकता है। तो दोस्तों इससे क्या होता है, डिस्प्ले भी बेहतर हो जाता है और दूसरा होता है हमारा जो मेन प्रोसेसर उसमें से ही लोड हट जाता है, तो हमारा जो है प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ जाती है। तो हम लोग ग्राफिक्स कार्ड जितना अच्छा कार्ड लगाएंगे उतना अच्छा आपको डिस्प्ले मिलेगा, उतना अच्छा स्पीड भी आपको मिलेगा। डिस्प्ले कार्ड का बहुत सारा वेरिएंट्स आता है जो कि आप इंटरनेट से सर्च करके उसका स्पेसिफिकेशन जान सकते हैं, उसका प्राइस भी आप लोग जान सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो सहूलियत होगा आप उसको खरीद के आपका सिस्टम में लगा सकते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों के लिए ग्राफिक्स कार्ड अलग अलग आता है। जो लैपटॉप होता है उसमें कंपनी इनबिल्ट लगा के देता है, हम लोग नया लगा नहीं सकते हैं। बट हम लोग अगर डेस्कटॉप हमारे पास में है तो हम लोग एक ग्राफिक्स कार्ड मार्केट से खरीद के खुद ही लगा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक सस्ता डेस्कटॉप कैसे बनाएं वो देखेंगे और सभी दोस्तों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हम लोग इस टाइप का वीडियो लाते रहते हैं। और जो लोग नए हैं हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिया हुआ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। दोस्तों मैं फिर से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।